Hello students, so welcome to today's lecture. In last lecture we studied about self-induction and energy stored in inductor, and we also studied about energy density that is present in magnetic field. So in today's lecture we will be studying about inductors in series and parallel. तो जैसे कि हमने रजिस्टर्स में पढ़ा था कि अगर पैरेलल में लगाते हैं रजिस्टर को तो फिर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से सबको ऐड करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट हमें मिलता है। और सीरीज में हमने पढ़ा था कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। तो सेम रिजल्ट इसमें भी आते हैं, तो बस मैं एक बार उसको डिराइव और कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिजल्ट इंडक्टर्स इन सीरीज। तो सपोज करिए ये दो इंडक्टर्स मैंने ऐसे इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। मान लीजिए इसका L1 हेनरी इंडक्टेंस है और इसका इंडक्टेंस L2 है, और सपोज करिए इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और लेट्स से ये इंक्रीज कर रहा है, या फिर जो भी इसका रेट ऑफ चेंज है di/dt। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर पाऊँ इस तरीके से। मतलब जो इफेक्ट इन दोनों का मिलाकर होगा, मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का इफेक्ट एक सिंगल इंडक्टर के कारण हो जाए, तो वो L इक्विवेलेंट में उसको बोल रहा हूँ। तो फिर देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूँ और इस पॉइंट को B बोलता हूँ, तो ये टर्मिनल्स अभी भी A और B ही रहेंगे। तो अब देखिए ये टर्मिनल्स अभी भी A और B हैं, तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि V A, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें चलना B तक, तो क्या होगा, प्लस माइनस, है ना। तो VA माइनस LdI/dt, L1 di/dt ऊपर वाले के लिए अगर लिखें, और सेकंड इंडक्टर के लिए हम लिखेंगे माइनस L2 di/dt इज इक्वल टू VB। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए लिखेंगे, ये फॉर फर्स्ट है, और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, सेकंड वाले डायग्राम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, VA माइनस LdI/dt, ये L इक्विवेलेंट होगा इज इक्वल टू VB। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं कि L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो फ्रॉम हियर वी कैन से L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो अभी मैंने ये फिलहाल दो इंडक्टर्स के लिए किया है, ऐसा मल्टीपल इंडक्टर्स होंगे तो कंटिन्यूसली हम ऐड करते चले जाएंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इस तरीके से। तो दिस इज द रिजल्ट विच इज सेम एज वी गॉट इन रजिस्टर्स। ठीक है, अभी हमने इंडक्टर्स इन सीरीज की बात की, अब हम इंडक्टर्स इन पैरेलल की बात करेंगे। इंडक्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से मैं अभी दो ही रजिस्टर्स के लिए ले रहा हूँ और उसको फिर जनरलाइज कर देंगे मल्टीपल रजिस्टर्स के लिए। मान लीजिए इस तरीके से दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, और लेट्स से एक बैटरी के क्रॉस लगेंगे इस तरीके से। तो अगर ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और तो ये भी ए और बी ही होंगे, और मान लीजिए ये L1 और ये L2। तो देखिए इतना तो हम श्योरली बोल सकते हैं, जो करंट यहाँ पर पास करेगा वो इन दोनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए इधर I1 गया और इधर I2 गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अगर इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, अब देखिए हम L1 के लिए लिख सकते हैं VB माइनस VA। ठीक है, VB, या फिर इस तरीके से लिखिए आप VB, ये हाइयर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, ऐसे ये भी हाइयर ये लोअर। तो हम L1 के लिए क्या लिखेंगे, VB माइनस L1 di1/dt, ठीक है, इज इक्वल टू VA। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फॉल हो रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू L1 di1/dt। ठीक है, तो di1/dt की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, VB माइनस VA/L1। ये किसकी वैल्यू हो गई, di1/dt की।
ठीक है। तो ये दोनों ब्रांचेस सेम नेचर की हैं, तो फिर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि वी बी माइनस वी ए बाय एल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी आई टू बाई डी टी। ठीक है। तो डी आई वन प्लस और डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, तो देखिए मैं चाहता हूँ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना। तो इन दोनों को हटाकर मैं सिंगल एक इंडक्टर लगाना चाहता हूँ, और जिससे उसका इफेक्ट सेम हो। मतलब अभी आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर इस वाली ब्रांच में, तो मैं चाहता हूँ उस जो इंडक्टर इक्विवेलेंट इंडक्टर होगा उसके थ्रू भी आई करंट फ्लो करे, तो इसको मैं एल इक्विवेलेंट बोलूँ, तो ये अभी भी ए रहेगा और ये बी रहेगा। तो फिर इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, डी आई बाय डी टी। सॉरी, इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी आई बाय डी टी। तो ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आता है। मैं सबको रफ कर देता हूँ अभी। तो फिर क्या आएगा, देखिए वी बी माइनस वी ए अपॉन एल इक्विवेलेंट एल एच एस में, और इसको क्या लिखेंगे, बी बी माइनस वी ए वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू। ठीक है। फिर बी बी माइनस वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर फाइनली हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था वो मिल जाएगा। वन बाय एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू। तो अगर मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे तो हम वापस से और वन बाई एल थ्री वन बाई एल फोर इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। तो दोनों रिजल्ट जैसे हम रजिस्टर्स में देखे थे वैसे ही सेम रिजल्ट्स यहाँ पर भी हैं, इंडक्टर्स इन सीरीज एंड इंडक्टर्स इन पैरेलल। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी न्यू टॉपिक नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट दैट। तो देखिए हमने एक टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने बताया था कि मतलब उसमें सेल्फ क्या इंडिकेट कर रहा था कि एक कॉइल में जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं उसी में करंट को अगर चेंज करें टाइम के साथ, तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज होता है, और उसी कॉइल में चेंजेस लाने के कारण उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसलिए हम उस इंडक्टेंस का क्या नाम, उस इंडक्शन का क्या नाम दिया था हमने, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ईएमएफ इज जनरेटेड इन द सेम कॉइल इन विच करंट इज चेंज्ड। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं अलग से लेता हूँ, जैसे सपोज करिए ये एक कॉइल है या फिर एक लूप है, और एक लूप इस तरीके से है। ठीक है। मान लीजिए मैं इस बड़े वाली लूप में करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कराऊं। ठीक है। अगर इस बड़े वाले लूप में करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी तो उसके कारण से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो इस लूप के कारण जो इस एक्सिस पर फील्ड होगी, अगर हम आई की वैल्यू चेंज करें तो वो फील्ड चेंज होगी कॉन्स्टेंटली। अगर वो फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखिए मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, अगर इस वाले कॉइल में करंट की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो इस लूप के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्योंकि ये दूसरे की वजह से हुआ, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे पहले जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था उसमें खुद के कारण ऐसा चेंज आ रहा था, लेकिन अभी दूसरे के कारण चेंज आ रहा है, तो इसलिए इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे की वजह से पैदा हुआ। अपनी वजह से होता तो हम बोलते सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन दूसरे की वजह से हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे हम वहां पर लिखते थे कि ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ हम लिखते थे एल डी आई बाई डी टी, इसका मैग्नीट्यूड लेते थे, मतलब इस तरीके से। ठीक है। तो इस इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, तो करंट इन 1 के कारण जो यहाँ पर फ्लक्स है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1।
इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी ड्यू टू वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, ठीक है, जो वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है टू पर, इनटू एरिया ऑफ टू, ये होगा फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन। अब देखिए जैसे ही हमको ये पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, डी फाई टू वन बाय डी टी, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पर होगा। अब वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एल टर्म यूज करते थे, यहाँ पर ईएमएफ, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम एम इस्तेमाल करेंगे। तो एम डी फाई टू वन बाई डी टी इज इक्वल टू ई एम, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट के कारण सेकंड में चेंज निकाल, मतलब फर्स्ट लूप में करंट चेंज करके सेकंड पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते थे, सेकंड में करंट चेंज करके फर्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते थे। लेकिन मतलब दोनों में हम ऐसा कर पाए, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाएगा। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हो सकता है आप कैलकुलेशन करने लायक ना हो। जैसे अगर आप सेकंड में करंट चेंज करेंगे और फर्स्ट में फ्लक्स निकालेंगे तो बस सेकंड के कारण आपको फील नहीं पता है इसके थ्रू। मतलब ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए वैलिड रहेगा। मतलब अभी आपने फाई टू वन निकाला है, अगर आप ऐसा करते कि फाई वन टू निकालते, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते थे डी फाइव वन टू बाई डी टी इज इक्वल अपॉन डी टी इज इक्वल इंटू एम इज इक्वल टू ई एम, ठीक है। ये ई एम एफ किस में जनरेट हुआ है, टू में, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको आप इतना लिखेंगे, लेकिन आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसको कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। अब देखिए जनरली सवाल इसमें क्या आता है आपसे, ये जनरली ये एम की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस एम को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन बस सिस्टम दिया होगा और आपको ये दिया नहीं जाएगा कि करंट किस में चेंज कराएंगे, मतलब इसमें चेंज कराएं या इसमें चेंज कराएं, आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। आपसे बस पूछा जाएगा गिवन अ सिस्टम एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द सिस्टम। तो फिर आप कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे किस में करंट चेंज कराएं जिससे हम उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं दूसरे पर। तो आप ऐसे ही चेक करके देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं देख कहूँ तो फर्स्ट में अगर मैं करंट चेंज कराऊँ तो मैं सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर सेकंड में चेंज कराऊँ तो फर्स्ट पर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉइल, एक कॉइल में करंट चेंज कराइए, उसके कारण से दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालकर आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे उस वाले केस में जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था तो फाई जो था वो करंट के प्रोपोर्शनल आया था, ऐसे ही यहाँ पर भी करंट के प्रोपोर्शनल आएगा। तो फाई टू वन अपॉन करंट इन वन, जैसे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई टू वन अपॉन करंट इन वन, या फिर फाई वन टू अपॉन करंट इन टू। अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, मतलब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर इस केस की बात करें तो फर्स्ट में चेंज हो रहा है करंट, तो सेकंड में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, फाई इन टू ड्यू टू वन, पर यूनिट करंट इन वन, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और या फिर इसका रिवर्स भी कर सकते थे, अगर हम टू के कारण वन पर फील्ड निकालते और उसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते तो फाई इन वन फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू अपॉन करंट इन टू। तो जिस तरीके से हम यहाँ करते थे, मतलब फाई इज इक्वल टू एल आई करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफाइन किया जाएगा। तो अभी मैं कुछ इलस्ट्रेशन लेके समझाता हूँ आपको कि एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। सपोज करिए यही इलस्ट्रेशन अगर मैं लूँ, मान लीजिए इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस ए दे रखा है आपको, और करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और लेट से ठीक करंट वगैरह आप कुछ नहीं दिया हुआ आपको, बस ये सिस्टम दिया हुआ है ऐसे, इसका रेडियस ए इसका रेडियस बी, और लेट से ये डिस्टेंस दे रखा है आपको डी, ठीक है। और आपसे बोला गया ये जो डी है ये ग्रेटर देन बी है। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट एम, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
अब मैंने इससे पहले वाले शीट पे बताया कि आप फर्स्ट में करंट चेंज करा के सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए। तो देखिए बी इज ग्रेटर देन बी देने का क्या पर्पज है? अगर हम ऐसा एजम्पशन मतलब ये अप्रोक्सीमेशन देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं। ये बहुत छोटा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, तो फिर आप इसको एक स्मॉल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो और मान सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा इसके एरिया में। तो देखिए बी कितना होगा यहाँ पर, म्यू नॉट। चलिए मैं सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें N1 टर्न्स हैं और इसमें N2 टर्न्स हैं, ठीक है? तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 I, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण इस छोटे वाले रिंग पर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू पाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें N2 टर्न्स हैं तो फिर हम N2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर टर्न में ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, तो फिर हम N2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो म्यू नॉट N1 इंटू, चलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख कर दिखाता हूँ। देखिए B इंटू N2 इंटू पाई बी स्क्वायर, ये लिखेंगे हम टोटल फ्लक्स क्योंकि इसमें N2 नंबर ऑफ लूप्स हैं। तो एक लूप के कारण कितना होगा, B इंटू पाई बी स्क्वायर, और N2 लूप्स के कारण कितना होगा, N2 इंटू बी इंटू पाई बी स्क्वायर, ठीक है? अभी B की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट N1 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। मान लीजिए ए से भी बढ़ा दिया है ना, सॉरी, ये एजम्पशन दिया आपको, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, N2 इंटू पाई बी स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए इसमें आई के अलावा बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट है। देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, N1 कांस्टेंट है, आई इज चेंजिंग, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, N2 मतलब जितना भी टर्म बचा है वो कांस्टेंट है। तो आप m डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, m इज इक्वल टू होगा 5/2 अपॉन करंट इन 1, ठीक है? तो हमने करंट किस में चेंज कराया था, फर्स्ट वाले में। तो ये आई जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये फर्स्ट वाले लूप में करंट है, तो फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इस आई के अलावा जितना भी टर्म लिखा हुआ है वो एम की वैल्यू है। मतलब एम का आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2, यहाँ पर पाई लिख देता हूँ, पाई म्यू नॉट N1 N2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? अब आप चाहें तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो फिर ये डी स्क्वायर जो है इस ए स्क्वायर को डोमिनेट करेगा, तो फिर ये रिजल्ट जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो सिर्फ डी क्यूब बचेगा, है ना? डी क्यूब बचेगा तो आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 2d क्यूब। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पर लिखता हूँ पाई म्यू नॉट N1 N2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2d क्यूब, ठीक है? तो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन भले ही लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस सिंपल है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। इस वाले लूप के कारण आपने इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल किया मैंने। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, एक लूप के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो लिखा, मतलब b इंटू पाई बी स्क्वायर। इसमें N2 नंबर ऑफ लूप्स है तो N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर टोटल फ्लक्स जो आया वो इतना आया। फिर बस जैसे ही आप ये स्टेप लिख लेते हैं फिर m निकालना बहुत आसान है। ये हमेशा i के प्रोपोर्शनल आएगा, i के प्रोपोर्शनल आया, बचा हुआ टर्म जो भी होगा वो m होगा, मतलब i से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, ठीक है? चलिए एक दो सवाल और करके देखते हैं।
सपोज करिए ये एक इनफाइनाइट वायर है उसमें, और ये लेट से एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, एल लेंथ का, और यहाँ से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट एम, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप करंट इसमें चेंज कराएं या इसमें चेंज कराएं, ये जो एम आता है ये दोनों के लिए सेम आता है, ठीक है। ये इतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विदाउट प्रूफ बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ऑब्वियस, आप ऑब्वियसली नहीं बता सकते, लेकिन आप ऐसा मतलब फिर भी मैं बोल रहा हूँ एम, इसको आप बुक्स में रेसिप्रोसिटी थ्योरम नाम से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ऐसे ही अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस फर्स्ट जो लूप है, मतलब जो वायर है इनफाइनाइट वायर, इसमें अगर मैं करंट फ्लो कराता हूँ, लेट्स से इसमें करंट फ्लो करा है, तो फिर इसके करंट से इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, तो हम यही करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है डिस्टेंस आर पे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक आर डिस्टेंस पे मतलब एक स्ट्रिप लेंगे हम इस तरीके से, इसकी लेंथ हो जाएगी एल, और आर डिस्टेंस पे मान लीजिए हम डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप लेते हैं, तो फिर यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फाई डी फाई की वैल्यू अगर हम लिखें तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल डी आर, है ना। ये डी फाई की वैल्यू होगी, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ए से लेके ए प्लस एल तक, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस, यहाँ पर एल भी आ जाएगी, एल भी कांस्टेंट है, एल इंटू एल एन ए प्लस एल अपॉन एल, सॉरी ए, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, आई के अलावा जो भी टर्म है वो एम की वैल्यू है, तो एम कितना आया, म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन एल, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, मतलब रेडियस ए और बी है, और आपको गिवन है बी इज ग्रेटर देन ए, और इसके लिए फिर से सेम चीज पूछिए, कैलकुलेट एम फॉर सिस्टम, और फिर से यहाँ पे n1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेट्स से इसमें n2 है और इसमें n1 है, ठीक है। तो देखिए इस केस में भी अगर आप आउटर रिंग पर करंट फ्लो कराते हैं और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कुछ, तो वो ज्यादा इजी है बजाय आप इसमें करंट फ्लो कराएं। तो फिर अगर आउटर रिंग में करंट फ्लो कराएं तो इनसाइड रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल का फॉर्मूला हम डायरेक्टली जानते हैं। और देखिए ये बी ग्रेटर देन ए जो एजम्पशन दिया है, ये एजम्पशन क्यों दिया गया है, क्योंकि आप इस एजम्पशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉलर रिंग पर है उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फिर देखिए कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कराते हैं, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N2I अपॉन 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि अभी एक्सिस पर डिस्टेंस 0 है, तो फिर इतना फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो फिर देखिए फाइनली कितना रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट इंटू N2I अपॉन 2B, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, तो फिर इसका फ्लक्स आप इजीली लिख सकते हैं, फाई इन 2 ड्यू टू 1, मान लीजिए, चलिए 1 2 लिख देता हूँ मैं इसको, ये मान लीजिए फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल है, फाइन 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I अपॉन 2B इंटू पाई ए स्क्वायर, मतलब बी इंटू एरिया, इसको हम क्या लिख रहे हैं, बी इंटू
पाई ऑफ ए स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इनटू एरिया। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा, सॉरी ये टोटल फ्लक्स नहीं है, ये केवल सिंगल लूप के कारण है, हमको N1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें N1 लूप प्रेजेंट है। तो ये फाइनली टोटल फ्लक्स हो गया। अब बस दिस इज द आंसर, मतलब आई के अलावा जितना भी टर्म है वो क्या है, एम। तो फिर एम की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 2b। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप ये इतने इलस्ट्रेशंस काफी हैं, आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, आप किसी एक लूप को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके कारण से आप दूसरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो देखिए किताबों में कुछ नाम दिए होते हैं, जैसे आप जिसमें करंट चेंज करते हैं, जिस वाले लूप में या फिर जिस वाले वायर में आप करंट चेंज करते हैं उसको आप बोलते हैं प्राइमरी, और जिसके अंदर आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी। मतलब आप दोनों में से किसी को भी प्राइमरी बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जनरली हम उसको बोलते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो वो बस एक टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैंने अभी तक यूज नहीं की थी। आप कोई भी एक, इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप क्या करिए, कोई भी एक कॉइल सेलेक्ट करिए जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, आप एम दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इट इज नॉट दैट कि आप कोई ऐसे सिस्टम को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे, तो उसके लिए एम एग्जिस्ट नहीं करता। एम एग्जिस्ट उसके लिए भी करेगा, लेकिन हम उस कैपेसिटी में नहीं है कि हम उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए और फिर एम की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो फिर आप ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाए दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। So next we will study in next lecture. Thank you very much.